गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, आज हम इस टॉपिक में प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। प्रोटीन को डिस्कवर किया था बर्जेलियस ने इन 1813 में। स्टूडेंट, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक अमीन ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। जैसे किसी एक बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो उस बेसिक अमीनो एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, एक अमीन ग्रुप होगा और एक लॉन्ग साइड चेन होगी, और ये एक H ग्रुप होगा। देखिए, ये अमीन ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप। इस एल्काइल ग्रुप के बेस पे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। इस एल्काइल ग्रुप के बेस पे जो अमीनो एसिड है वो 20 टाइप्स के होते हैं। अगर मान लीजिए ये एक साइड चेन है, इस साइड चेन के अंदर मान लीजिए कुछ इस तरह से चल रहा है। इस साइड चेन के अंदर अगर ये ग्रुप आ गया तो यहाँ पे दो OH ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एसिडिक। अगर मान लीजिए साइड चेन में अमीन ग्रुप आ गया तो इस अमीनो एसिड के अंदर दो अमीन ग्रुप होने से ये क्या हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। और मान लीजिए एक अमीनो एसिड की साइड चेन के अंदर दोनों के दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर मान लीजिए अमीनो एसिड की साइड चेन के अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड आ गया तो ये कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस साइड चेन में इस एल्काइल ग्रुप के अंदर कोई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हो जाएगा। तो इस R ग्रुप के बेस पे 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है। इनका स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब हम पहले प्रोटीन के बेसिक जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है उनको देखते हैं। फिर हमारी बात है कि अमीनो एसिड्स क्या होता है भाई। अमीनो एसिड्स के अंदर तो एक तो अमीन हो गया और एक एसिडिक ग्रुप हो गया, और यही अमीनो एसिड बार बार जुड़ करके एक प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। भी प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन होमोपोलीमर भी हो सकता है, प्रोटीन हेट्रोपोलीमर भी हो सकता है। ज्यादातर चांस रहेंगे कि एक प्रोटीन हेट्रोपोलीमर हो, क्योंकि भाई 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं और इन अमीनो एसिड में देखा कि कोई अमीनो एसिड एसिडिक है और कोई अमीनो एसिड जो है आपका बेसिक नेचर का है, कोई न्यूट्रल नेचर का है। तो अब यहाँ पे जो मोनोमेरिक यूनिट, जो अमीनो एसिड बार बार जुड़ करके पॉलीमर प्रोटीन बनाएंगे, तो मोनोमेरिक यूनिट अलग अलग होने से जो पॉलीमर है वो आपका क्या रहेगा, वो हेट्रोपोलीमर रहेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट ऐड हो रही हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है और ये कोई एक दूसरा अमीनो एसिड है। ये इसका R ग्रुप और ये H। मान लीजिए इसको मैं नेम दे रहा हूं अमीनो एसिड फर्स्ट और इसको नाम दे रहा हूं मैं अमीनो एसिड सेकंड। तो क्या होगा, ये जो OH है और यहां से एक H, ये OH और यहां से एक H बाहर आ जाएंगे और यहां पे एक बॉन्ड क्रिएट होगा और यहां पे होगी एस्टेरिफिकेशन से H2O रिमूव हो जाएगा। तो इस कार्बन, ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड।
ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O, या इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़े होते हैं? बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई थर्ड अमीनो एसिड है, फोर्थ अमीनो एसिड है, तो इसी प्रकार से ये अमीनो एसिड बार बार जुड़ेंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसे आप नोट कर लीजिए। हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड किस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब हम प्रोटीन के कुछ खास स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यह एक प्रोटीन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो सकती है कि प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने का काम करता है वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। अब हम प्रोटीन के कुछ खास स्ट्रक्चर्स देखेंगे। प्रोटीन के 4 खास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इनको देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर जो अमीनो एसिड हमने डिस्कस किए हैं ये अमीनो एसिड लीनियरली अगर जुड़े हुए हैं, भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से ये अमीनो एसिड अगर लीनियरली जुड़े हुए हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। जैसे इस प्रकार से ये बॉन्ड बन गए यहाँ पे H2O के रिमूव होने से, और जो अमीनो एसिड इसके साथ है वो अमीनो एसिड लीनियरली जुड़े हुए हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स। ये किसी भी प्रोटीन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है या बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होता है। फिर इसी के कंपैरिजन में हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें 2 फॉर्म में मिल सकता है। फर्स्ट फॉर्म है अल्फा हेलिक्स और सेकंड फॉर्म है बीटा प्लेटेड शीट्स। देखिए ये कैसे बनेगा। हेलिक्स से समझ में आया कि इस प्रकार से हेलिकल हो सकता है ये, और शीट्स में इस प्रकार से ये शीट्स होंगी। जैसे देखिए जो अमाइनो एसिड हैं वो अगर कुछ इस तरह से अरेंज है कि एक अमीनो एसिड यहाँ पे अरेंज है, एक यहाँ पे अरेंज है और एक यहाँ पे अरेंज है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट पे बेस होते हैं। अगर अमाइनो एसिड एक सीधी रेखा, एक सीधी लाइन, एक लीनियरली अरेंज है तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। और अमाइनो एसिड ऐसे हेलिकल फॉर्म में अरेंज है तो कैसा बनेगा? अल्फा हेलिक्स बनेगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो इस प्रकार से यूं बनेगा, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा? हेलिकल आएगा। या मैं कह सकता हूँ कि जो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से लीनियर आया था, अगर ये हेलिकल रूप में हो जाए तो इसको बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर्स। जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो आपका कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन हम एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाला। इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। 3 चेन होंगी, 3 अल्फा हेलिकल चेन होंगी, और अल्फा हेलिकल में ही केराटिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल होता है जो हमारे हेयर में मिलता है। ये अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और अगर मैं बीटा प्लेटेड शीट्स की बात करूं, अगर मान लीजिए जो अमाइनो एसिड हैं वो इस प्रकार से अरेंज है,
इस तरह की 2 चेन है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ यहाँ इस प्रकार से बनेगा, जिसके कारण जो अरेंजमेंट आएगी वो सीट की फॉर्म में आएगी। और यहाँ जो बॉन्ड बना है, जिसके कारण, इसी बॉन्ड के कारण जो अरेंजमेंट आई है वो आई है आपका अल्फा हेलिक्स के रूप में। हेलिक्स के रूप में जैसे कोलेजन है, हेलिक्स के रूप में जैसे केराटिन है, और बीटा प्लेटेड सीट्स के रूप में जैसे सिल्क है, सिल्क प्रोटीन्स। क्योंकि जब ये अरेंजमेंट होगी सीट्स के रूप में, तो जो बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसके कारण जो अरेंजमेंट आएगी वो बीटा प्लेटेड सीट्स की आएगी। आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसी में हम आगे देखेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में आपने ध्यान रखना है अल्फा हेलिकल और बीटा सीट्स। अल्फा हेलिक्स में एग्जांपल आपके हो जाएंगे कोलेजन्स। देखिए प्राइमरी में लीनियर है, और हेलिकल्स में आपका जब इनकी मोर क्वाइलिंग हो, और हेलिकल्स में चेन एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अल्फा हेलिक्स में जो चेन है वो सारी सिमिलर टाइप्स की हैं, और बीटा प्लेटेड सीट्स में जो चेन है वो सारी अलग अलग, दोनों जो है अलग अलग टाइप्स की चेन है। अब हम बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है जब बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स, बहुत सारी पेप्टाइड चेन मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। देखिए प्राइमरी में बिल्कुल लीनियर थी, सेकेंडरी में और क्वाइलिंग हुई, और टर्सरी में और भी ज्यादा क्वाइलिंग हो। या मान लीजिए मेरे पास ये 1 2 3 इस प्रकार से 3 चेन्स आ गई, और इन तीनों चेन ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर्स होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, या मान लीजिए यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो इस टर्सरी स्ट्रक्चर में एक स्पेशलिटी बनेगी। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ये स्पेशल होगा, और ये एक एक्टिव साइट का काम करेगा। कि भाई मान लीजिए एक्टिव साइट्स क्या होती है? ये एक्टिव साइट मोस्टली हमें देखने को मिलेगी एंजाइम्स के अंदर, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती है एंजाइम्स के अंदर, या मैं कह सकता हूं जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है वो मोस्टली किसका होता है? वो एंजाइम्स का होता है, और एक्टिव साइट्स का काम करेंगी। अब यहाँ पर भी जो एक बॉन्ड फॉर्म बनेगा, यहाँ ये बॉन्ड, इस ये वाली चेन और इस वाली चेन के बीच में भी जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो भी एक स्पेशल साइट का काम करेगा, और ये जो स्पेशल साइट होगी आपकी ये एक्टिव साइट्स होगी। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो आपके एंजाइम्स के अंदर मिलते हैं, और इस एक्टिव साइट्स पे जो है कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड होता है। क्योंकि जैसे आप पढ़ोगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर दे कैटालिस्ट या बायो कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट्स। तो इस प्रकार से ये एक स्पेशल साइट्स का काम करेंगे। अगर मैं एक एंजाइम का डायग्राम बनाऊं इस प्रकार से, तो उस एंजाइम्स में ये एक स्पेशल साइट्स का काम करेगा जिसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट्स, जिससे सबस्ट्रेट क्या होगा? बाइंड होगा। फिर जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, अगर इस टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स को अगर मैं डीनेचर्ड करता हूं या इसको मैं गर्म करता हूं, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर की जो बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग है, ये क्वाइलिंग जो है टूट जाएगी, और ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। फिर हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की। फिर ये जो स्ट्रक्चर है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये पाया जाता है मायोग्लोबिन।
ये जितने भी एंजाइम हैं उनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर्स होता है। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन। अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स की। इसे नोट कर लीजिए। तो हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, जैसे हम प्राइमरी की बात करी लीनियर, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, उसकी कॉइलिंग हो गई थी। फिर टर्सरी में हमने देखा कि जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कॉइलिंग करती है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। और हमने पढ़ा टर्सरी स्ट्रक्चर जो है एंजाइम्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, दिस इज फाउंड इन मल्टीमेरिक प्रोटीन्स, कि भाई जब बहुत सारी चेन हो, जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें 2 अल्फा चेन देखने को मिलेंगी और 2 बीटा चेन देखने को मिलेगी। टर्सरी में हमने 3 चेन देखी, प्राइमरी में 1 चेन थी, सेकेंडरी में 2 चेन, टर्सरी में हमने 3 चेन, और ऐसे ही क्वाटरनरी में जब 4 चेन हो या जो प्रोटीन है वो मल्टीमेरिक फॉर्म में हो। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ स्पेशल्स प्रोटीन्स में ही देखने को मिलता है हमें। फिर हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन है इनके कुछ स्पेशल प्रोटीन है, उनके फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे कोलेजन्स है, कोलेजन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। हमारे अंदर जो मसल्स और बोन के बीच में जो गैप है उसको फिल करने का काम भी करता है। और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स है एनिमल्स के अंदर, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन्स है। फिर हम बात करें ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन एक एंजाइम का काम करता है। ऐसे ही मैं बात करूं, एक एंजाइम है RUBPSCO, ये होता है रिबोलीज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिनेस एंड ऑक्सीजनेस। ये जो एंजाइम होता है रुबिस्को, ये प्लांट के अंदर मिलता है। और प्लांट के अंदर ये एंजाइम जो है कार्बोक्सिलेशन करके CO2 को फिक्स करता है C6H12O6 के अंदर। CO2 का फिक्सेशन करता है ग्लूकोज के अंदर, और ये प्लांट में पाए जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स है, और ये एनिमल्स में पाए जाने वाला। ट्रिप्सिन एक एंजाइम का काम करता है, तो प्रोटीन्स जो है एंजाइम भी हो सकते हैं। अब ये प्रोटीन इंसुलिन है, तो इंसुलिन किसका काम करता है, इंसुलिन हार्मोन का काम करता है। फिर प्रोटीन एंटीबॉडी का काम भी करती है, और एंटीबॉडी क्या करती है, फाइट अगेन इन्फेक्शियस एजेंट, जो पैथोजेंस होते हैं उनसे फाइट करने का काम करती है। फिर जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर्स का भी काम करती है, जैसे सेंसरी रिसेप्टर स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, और हार्मोन्स। जैसे स्मेल के लिए हमारे अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, टेस्ट के लिए गस्टूटरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी टंग के अंदर। ऐसे ही हार्मोन्स भी एक तरह से रिसेप्टर का काम करते हैं। फिर जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन भी आया आपका PMT में, जो GLUT4 है वो क्या करता है, एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन दी सेल्स। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम कुछ क्रोमोप्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। क्रोमोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं कि जिनमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप या कुछ प्रोटीन के साथ कुछ एंजाइमेटिक ग्रुप भी ऐड हो। जैसे हम बात करें फ्लेवोप्रोटीन्स, फ्लेवोप्रोटीन में आप क्या आएंगे, FMN और FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लोविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। फिर साइटोक्रोम्स हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। साइटोक्रोम्स के अंदर क्या होता है, आयरन और हीमोग्लोबिन होता है। रोडोप्सिन जो है हमारे विटामिन A, रोडोप्सिन के अंदर जो अलग प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो होगा विटामिन A, ये हमारी रेटिना पे मिलता है, ये विजन के लिए जरूरत होता है। फिर हम बात करें क्लोरोप्लास्टिन क्लोरोफिल के अंदर होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल क्या है, आपका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, इन सभी को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट which that increase
इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, कि भाई कोई भी एक रिएक्टेंट था और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, वो टाइम होता है रेट ऑफ रिएक्शंस। कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट 15 मिनट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ, तो ये 15 मिनट क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। अगर ये जो 15 मिनट है ये भाई 5 मिनट के अंदर हो जाए तो ये क्या हो गया कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ गया, कि ये रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या करेंगे, उस रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करने का काम करेंगे। जैसे मेरे पास ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, अगर मैं यहाँ पे एंजाइम नहीं लेता हूँ तो जो ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एंजाइम लेता हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो मेरे को 6000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट मिलते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने का काम करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये H2O के साथ मिक्स हो रही है। अब यहाँ पे मैं एंजाइम यूज करता हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो मेरे को कार्बोनिक एसिड मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एंजाइम यूज नहीं करूँ तो ये रिएक्शन मुश्किल से हो पाएगी, होएगी तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कम प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं एंजाइम्स का यूज करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, तो एंजाइम्स रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है हाउ डू एंजाइम डू सच हाई रेट, कि इतना हाई रेट ये किस प्रकार से करते हैं। देखिए मैं एक रिएक्शन बनाता हूं कि एक सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, और एक सबस्ट्रेट है वो एक प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ ए रिएक्शंस। किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं एक सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हुआ, तो उसने कुछ यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी ली, तो ये एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम एनर्जी ली यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं ग्राफ की बात करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विद यूज ऑफ एंजाइम। अगर मैं किसी रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स को यूज करता हूं तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ी वो एनर्जी क्या करनी पड़ी, कम लगानी पड़ी। और मैं एक रिएक्शन के अंदर एंजाइम को यूज नहीं कर रहा हूं तो एनर्जी क्या लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है, मैक्सिमम लग रही है। क्या लग रही है, मैक्सिमम लग रही है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम एक्टिवेशन
एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ रही थी सबस्ट्रेट को, उसको कम से कम लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारे जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, जिसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी, आपकी कम लगेगी, और हमारी रिएक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी काम करेगी। अब हम आगे बात करेंगे कि भाई जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक्शन किस प्रकार से होगा और एंजाइम किस प्रकार से काम करेंगे। जैसे देखते हैं, हमने एंजाइम्स के टर्शरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी। हाउ डू एंजाइम्स वर्क्स। हमने अभी लास्ट लेक्चर में टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था और बताया था कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है वो आपका सेम एंजाइम्स के अंदर होता है, और एंजाइम्स के अंदर क्या होती हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं एंजाइम्स का। इस प्रकार से आप ई जैसा एक डायग्राम बना सकते हो एंजाइम्स का। तो जहाँ पर सबस्ट्रेट जो आपका बाइंड होगा, मान लीजिए सबस्ट्रेट आपका यहाँ पर बाइंड हो रहा है, तो ये जो साइट होगी इस एंजाइम्स के अंदर, ये आपकी एक्टिव साइट्स होगी। क्या होगी, ये आपकी एक्टिव साइट्स होगी। मान लीजिए सबस्ट्रेट कुछ इस तरह का है, तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पर इस प्रकार से फिट हो जाएगा, ठीक है। इस थ्योरी को इस प्रकार से की का काम कर रहा है, ये सबस्ट्रेट जो है की का काम कर रहा है, और जो एंजाइम जो है वो एक लॉग का काम कर रहा है। तो इस थ्योरी को हम लॉग एंड की थ्योरी भी कह सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो कोई भी एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल रिएक्ट कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर ये एंजाइम प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज, सबस्ट्रेट को एंजाइम जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा, और एंजाइम अलग हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी एंजाइम जो है वो रिएक्ट करता है। जैसे हम एक एंजाइम्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्लांट के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि जो अपने लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बैक्टीरिया मिलता है, जैसे राइजोबियम, और ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। मान लीजिए ये एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, ठीक है। ये नाइट्रोजिनेज जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको फर्दर NH3 और अदर कंपाउंड में बदलने का काम करेगा।